दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से संबंधित सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको वाटर में डिजॉल्व करने पर आयनों में डिवाइड हो जाते हैं या डिसोसिएट हो जाते हैं। एनी सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इज एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन किया गया: दोज इलेक्ट्रोलाइट विच कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन आफ्टर डिजॉल्विंग इन सॉल्यूशन। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनको पानी में या सॉल्यूशन में डिवाइड करने पर अपने आयनों में पूर्ण रूप से डिसोसिएट हो जाते हैं, जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% या अल्फा का मान 1 होता है, उन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, जैसे H2SO4, HNO3, NaOH, KOH, NaCl, KCl। तो ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन किया गया: दोज इलेक्ट्रोलाइट विच पार्शली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन आफ्टर डिजॉल्विंग इन सॉल्यूशन। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनको सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में या पानी में डिसोसिएट करने पर ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं बल्कि पार्शली होते हैं। मतलब यहाँ पर इनका जो मान होता है वह 1 के बराबर नहीं होता, मतलब डिसोसिएशन 100% नहीं होता है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। जैसे एसिटिक एसिड वीक एसिड है, NH4OH ये वीक बेस है, तो ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कह लेते हैं जो पार्शली डिसोसिएट होते हैं, 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं। एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं विच डज नॉट प्रोड्यूस आयन इन सॉल्यूशन, जिनको डिजॉल्व करने पर वो आयन्स ही नहीं देते हैं, उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, तो ये फार्मूले हैं। तो इनको सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में, विलयन में डिजॉल्व करने पर ये अपने आयंसों में डिसोसिएट नहीं होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कंडक्टेंस क्या होता है। तो कंडक्टेंस जो है किसी कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी होती है, वो चाहे मेटेलिक हो चाहे इलेक्ट्रोलाइट हो, जो हमने पीछे पढ़ा है। विच अलाउ टू फ्लो ऑफ करेंट थ्रू इट, जो अपने से करंट को फ्लो करने की अनुमति अलाउ करता है, उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। तो कंडक्टेंस जो है कंडक्टर की ही प्रॉपर्टी है। वो कंडक्टर चाहे मेटेलिक हो चाहे इलेक्ट्रोलाइट, जो अपने से करंट को फ्लो करने को अलाउ करता हो, उसी को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस 2 प्रकार का, एक मेटेलिक और एक कंडक्टर 2 प्रकार के, एक मेटेलिक और एक इलेक्ट्रोलिटिक। तो मेटेलिक कंडक्टर ऐसे होते हैं जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो पास होता है, फ्लो होता है, इसमें पास होता है लेकिन इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो यहाँ पर सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हो जाता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी पास होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, या आयंस के कारण, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो आयंस के नाते यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तीसरा डिफरेंस है कंडक्टेंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर। मतलब कंडक्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, कि अगर कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो होते हैं वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेंगे, घटेगा तो घटेगा। चौथा पॉइंट है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ऑफर बाय मेटल आयन इज ड्यू टू वाइब्रेटिंग कर्नल। तो यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं, जो रेजिस्टर ऑफरिंग होते हैं, वो ड्यू टू द वाइब्रेटिंग कर्नल के कारण होते हैं, जबकि इसमें रेजिस्टेंस जो होता है ड्यू टू इंटर आयनिक अट्रैक्शन, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो किसी कंडक्टर का अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो मान लीजिए कंडक्टर है और इसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो रेजिस्टेंस जो है निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया।
इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 से अगर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा R बराबर रो इंटू एल अपान ए, जहाँ R क्या है ओम और रो क्या है ओम, मतलब रो की यूनिट ओम मीटर इनवर्स है। रो जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसे रेजिस्टिविटी बोलते हैं। CGS पद्धति में ओम सेंटीमीटर इनवर्स होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट, जबकि SI में इसका ओम मीटर इनवर्स होता है। तो ये यूनिट भी बहुत पूछाते हैं, और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है। अगला हम लोग देखते हैं कंडक्टेंस क्या होता है। तो जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जो होती है जिसे कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या रेसिप्रोकल होती है। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R, जिसकी यूनिट होती मो या ओम इनवर्स, या इसे साइमन भी बोलते हैं। और कप्पा को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो ये बराबर होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल में। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/रो। और उसके बाद आपने जो पीछे ये इक्वेशन देखा है ये वाला, इसकी सहायता से हम लोग इस इक्वेशन को प्राप्त कर पाएंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर होता है कंडक्टेंस इंटू एल अपान ए, जहाँ एल अपान ए क्या होता है सेल कांस्टेंट, और वो एल क्या है लेंथ, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बराबर हो गया कंडक्टेंस पूरे सेल कांस्टेंट, एक और इक्वेशन मिल गया। और एक होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल में। इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है मो मीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स। अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डिफाइन किया गया है, इट इज़ डिफाइंड एज कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन, मतलब जितने भी आयन्स होते हैं प्रेजेंट इन वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इन गिवन सॉल्यूशन। मान ली कोई सॉल्यूशन है उसमें वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को हमने डिजॉल्व किया, तो इसकी जो टोटल जो कंडक्टिंग पावर है उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर होता है K गुणे V, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू K गुणे 1000/C साइमन। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट साइमन, यहाँ पे K की यूनिट आपने पीछे देखा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, C जो है वो इक्विवेलेंट पर लीटर में निकाला गया, तो ये, और वॉल्यूम जो है मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, और यहाँ पे C जो है इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब। तो ये SI और CGS यूनिट में अलग अलग है। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, तो वहाँ पे आपने देखा वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो यहाँ पर कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। तो 1 मोल सॉल्यूट में जो टोटल कंडक्टिंग पावर निकाला जाता है किसी भी सॉल्यूट का सॉल्यूशन में, तो उसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस था उसी को यम कर देंगे, बाकी सब कुल फार्मूला वही रहता है साइमन के गुणे 1000/C। C मतलब यहाँ मोलरिटी भी हो सकता है, जो भी कंसंट्रेशन टर्म हो सकते हैं। K की यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, वॉल्यूम जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। SI अगर यूनिट देखा जाए तो K का जो होता है साइमन मीटर स्क्वायर इनवर्स, और वॉल्यूम जो होता है वो मीटर स्क्वायर अपान मोल। और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन लिया जाता है वो मोल बटा मीटर क्यूब लिया जाता है। तो SI यूनिट के टर्म में अगर निकाले तो ये आता है, मतलब मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू K गुणे V और K/C, अगर SI यूनिट में निकालेंगे तो। अब इनमें रिलेशनशिप देखें तो मोलर कंडक्टेंस बराबर होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस गुणे N, जहाँ N क्या है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास अपान इक्विवेलेंट मास। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ क्या वेरिएशन होता है। तो अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक ऐसा ग्राफ मिलता है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका ग्राफ ऐसे इधर से यहाँ शो करेगा, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका ग्राफ ऐसे डिक्रीज करता है। तो ये कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ वेरिएशन है। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड कंसंट्रेशन।
तो ये फार्मूला होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस माइनस के इनटू सी। ये बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो इक्विवेलेंट है इसको बोलते हैं लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सी जो है कंसंट्रेशन है। अगर इस इक्वेशन को लेकर हम ग्राफ खींचते हैं अंडर रूट सी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें ये अंडर रूट सी के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलता है। तो ये इक्वेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालेंगे तो ये फार्मूला है और मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे तो ये फार्मूला है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो जितना भी चीज़ें हम लोगों ने पीछे पढ़ा है उस पर डाइल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है या कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ता है कंडक्टिविटी पर, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे, मोलर कंडक्टिविटी पे, कंडक्टेंस पे। तो देखिए जो कंडक्टिविटी होती है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस इट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन बढ़ाने पर ये डिक्रीज करता है। उसका कारण क्या होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या आयंस जो होते हैं वो पर मोल ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करते हैं। तो इसीलिए कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ घटते हैं। मोलर कंडक्टेंस हो चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये दोनों डाइल्यूशन बढ़ाने पर बढ़ते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बढ़ते हैं। तो इसके लिए यहाँ ये क्योंकि ये बढ़ते हैं कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसका जो इंक्रीज होता है वो कम होता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ता है। मतलब अगर वीक और स्ट्रॉन्ग की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ज़्यादा बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कम बढ़ता है लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज़्यादा बढ़ता है। तीसरा होता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस भी डाइल्यूशन के बढ़ाने पर बढ़ता है क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस जो होते हैं वो सॉल्यूट के वो इंक्रीज कर जाते हैं। तो ये सब भी एग्जाम में बहुत पूछा था। इन सभी फैक्टर में आपने एक चीज़ देखा कि जो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वही डाइल्यूशन बढ़ाने पर घटता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कोहलर-हाउस लॉ क्या है। कोहलर-हाउस लॉ के अकॉर्डिंग कोहलर-हाउस ने कहा कि सबसे पहले तो कोहलर-हाउस का जो लॉ है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए और इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो अकॉर्डिंग टू द कोहलर-हाउस at infinite dilution molar conductance of an electrolyte is sum of contribution from its individual ion। मतलब अगर हम यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालते हैं तो उनका जो कैटायंस का जो आयनिक कंडक्टेंस होगा एनायनिक जो कंडक्टेंस होगा उनके सम के योग के बराबर होगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो कंडक्टिविटी ऑफ आयंस होता है वो कांस्टेंट होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स कोआयन। जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन होते हैं वो उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाला जाता है सम ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल आयन, जैसे उसमें कैटायन है और एनायन होते हैं। तो ये फार्मूला है निकालने का। तो ये है आपका आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन। ये कैटायन का आयनिक कंडक्टेंस है और ये एनायन का, इनका सम किया जाता है। अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का कोहलर-हाउस के लॉ से निकालें तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालेंगे 1/z प्लस लेमडा प्लस इन्फिनिटिव प्लस 1/z माइनस लेमडा निगेटिव या इन्फिनिटिव। ये यहाँ निगेटिव रहेगा ऊपर इन्फिनिटिव। तो Z प्लस और Z जो है वो चार्ज ऑन आयंस है। मतलब कितना चार्ज है वो डिपेंड करेगा। जैसे NaCl तो इसको डिसोसिएट कराएंगे Na प्लस Cl माइनस, इस पे प्लस एक चार्ज है इस पे, तो ये चार्ज प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो इसमें चार्ज ऑफ आयन देखा जाता है। दूसरा जो होता है वो आपका मोलर कंडक्टेंस अगर निकाला जाए तो वो आपका होता है Z प्लस, उसको अगर निकाला जाए तो Z प्लस प्लस Z माइनस। तो ये Z प्लस जो Z माइनस होता है जो मोलर कंडक्टेंस के टर्म में, ये टोटल नंबर ऑफ आयंस होता है। जैसे
टोटल नंबर ऑफ 4 जॉन आयंस होता है। Al2SO4 है, इसको डिसोशिएट कराया गया 2Al+3, तो ये 2 है। सल्फेट को अगर कराया गया तो सल्फेट 3 है। तो मोलर कंडक्टेंस निकालते समय हम कितने नंबर हम आयंस हैं उसको देखेंगे यहाँ पर, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के समय हम 4 जॉन आयंस देखेंगे। अब हम लोग एप्लीकेशन देख लेते हैं कोलरहाउस का। तो कोलरहाउस का एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हमें मान लीजिए 3 इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस दिया हुआ है और हमें एक का निकालना है, तो हम इस 3 इक्वेशन बना के चौथे का हम इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पहला इनका इक्वेशन होता है। इस इक्वेशन को इस एप्लीकेशन को बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे सोडियम सॉल्ट का दिया है, देखिए सोडियम स्टेट का दिया हुआ है, Cl का दिया है, NaCl का दिया है, और इसमें मुझे एसिटिक एसिड का निकालना है। तो देखिए ये इक्वेशन 1 2 3 4, तो 1 कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए हम अगर 2 और 3 को जोड़ दें, 4 को घटा दें, तो हमें ये मिल जाएगा। तो ये पहला एप्लीकेशन होता है कोलरहाउस लॉ का। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाला जा सकता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर होता है नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयन अपॉन टोटल नंबर ऑफ आयंस, मतलब कितने नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयन है, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने थे। जैसे ए है, मान ले पी में टूट रहा है, शुरू में 1 था, ये 0, टी बराबर टी पे 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा। तो शुरू में 1 था, तो कह रहा टोटल नंबर, शुरू में ये देखिए टोटल 1 था, डिसोसिएट आयन जितने होते हैं तो वो उतना, तो नंबर ऑफ डिसोसिएट आयन 1 माइनस अल्फा बटा 1 हो जाता है। और यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक फार्मूला और है, लेम डेल एम सी अपन, तो ऊपर वाला जो है वो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट एनी गिवन कंसंट्रेशन, मतलब ये कोई कंसंट्रेशन दिया रहेगा, और ये जो नीचे वाला है ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ऊपर वाला किसी गिवन कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी है और नीचे वाला एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी है। तीसरा हम लोग इसकी सहायता से डिसोसिएशन कांस्टेंट में निकालते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कंसंट्रेशन पता हो तो के मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट हुआ, टी बराबर 0 पर इसका कंसंट्रेशन C अल्फा है, ये 0 शुरू में होगा, माइनस टी समय के बाद C माइनस C अल्फा, ये डिसोसिएट जो हुआ है C अल्फा। तो आप इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो हमने देखिए ये ए प्लस बी माइनस अपॉन ए बी रख दिया, तो जो ये इसका मान रखा तो C कट जाएगा, तो ये आ गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन C पता हो तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को निकाल सकते हैं। तीसरा एप्लीकेशन कोलरहाउस लॉ का। चौथा है डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। अगर के यहाँ पे जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी है, तो इन्फिनिटिव डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी बराबर होता है के गुणे 1000 अपॉन मोलरिटी, या C आपने पीछे देखा है। तो के गुणे 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी कर सकते हैं, तो सॉल्युबिलिटी बराबर के गुणे 1000 बटा मोलर कंडक्टेंस एट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लास्ट में हम लोग देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर को डिफाइन किया गया, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करेंट कैरी बाय ईच आयन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर, या करेंट कैरीड बाय आयन टू टोटल करेंट कैरीड बाय इंटायर आयन। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आयनिंग मोबाइलिटी जो होता है वो स्पीड ऑफ आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मान लीजिए U प्लस मोबाइलिटी ऑफ कैटायन है, U माइनस मोबाइलिटी ऑफ एनायन है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर बराबर होता है, अगर हम कैटायन का निकालना है तो मोबाइलिटी ऑफ कैटायन अपॉन टोटल नंबर, मतलब कैटायन और एनायन। अगर हम एनायन का निकालना है ट्रांसपोर्ट नंबर, तो मोबाइलिटी ऑफ या स्पीड ऑफ एनायन अपॉन कैटायन प्लस एनायन। ये फ्रैक्शन, यही फ्रैक्शन है जिसका निकाला जाता है। मान लीजिए कैटायन का निकालना है तो वो ऊपर रहेगा बटा टोटल, तो टोटल जितने भी आयन उसका भाग देंगे। तो अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को, इनको और इनको जोड़ेंगे, टी प्लस टी सी प्लस टी बराबर प्लस टी सी मतलब कैटायन प्लस
एनायंस, तो ये 1 के बराबर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। अब देखते हैं कौन सा फैक्टर ट्रांसपोर्ट नंबर को अफेक्ट करता है। पहला है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कहता है कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन इंक्रीजेज स्लाइटली ऑन इंक्रीजेज टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर केटायन का जो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है वो स्लाइटली इंक्रीज करता है, लेकिन एनायंस का डिक्रीज करता है। लेकिन जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो केटायन और एनायंस जो होते हैं वो कम क्लोजर टू 0.5। दूसरा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी ट्रांसपोर्ट नंबर को इंक्रीज करता है, मतलब फैक्टर को अफेक्ट करता है। लास्ट हम लोग देख लेते हैं कौन से मेथड जो ट्रांसपोर्ट नंबर के लिए होते हैं। तो हिटार्फ का एक मेथड है और एक मूविंग बाउंड्री मेथड है। तो इनको हम बाद में बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जा रहा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 पे अध्ययन किया। शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।